हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि यूपी टेट सी टेट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस समझेंगे, तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानने को मिलेगा और मेरी मानी तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। तो टाइम को बिना व्यर्थ करे हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को समझते हैं, ठीक। अब आपको दिख रहा है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। जो हमारा इंटेलिजेंस है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला यूज किसने किया? गाल्टन ने किया था। जो हमारा इंटेलिजेंस शब्द था, इसका सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला यूज गाल्टन ने किया 1885 में, ठीक। और जो हमारा इंटेलिजेंस है वो लैटिन वर्ड से बना है। वो किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है। पहला इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया, ठीक, जिसकी मीनिंग क्या होती है? टू अंडरस्टैंड। जिसकी मीनिंग क्या होती है? टू अंडरस्टैंड। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने तीन चीजें जानी। जो हमारा इंटेलिजेंस है, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने किया, 1885 में किया, ठीक। और जो इंटेलिजेंस है वो एक लैटिन वर्ड है, किससे बना है? इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंसिया, क्लियर। जिसका अर्थ क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। जिसका अर्थ क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने जाना इंटेलिजेंट आखिर कब आया, किससे बना और किसने पहला इसका यूज किया। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे इंटेलिजेंस आखिर है क्या, मतलब बुद्धि आखिर है क्या। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा है पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। अब पर्यावरण के साथ कैसे समायोजन करना है, ये कौन बताता है हम लोग को? बुद्धि। ये कौन हम लोग को बताता है? बुद्धि, ठीक। फिर लिखा है अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता। जो हमारे अमूर्त तर्क होते हैं उनको पूरा कौन करता है? बुद्धि। उनको पूरा कौन करता है? बुद्धि। अब सीखने की क्षमता बुद्धि है। अब जब हम लोग कोई चीज सीख रहे हैं तो कितना सीख सकते हैं, इसकी क्षमता क्या है? बुद्धि है हमारी। समझ में आ रहा होगा कि बुद्धि क्या है। फिर लिखा है समस्या का समाधान करने की क्षमता। समस्या का समाधान करने की क्षमता। अब मान लीजिए कोई समस्या बन जाए, उस समस्या का अगर हम लोग को समाधान निकालना है, उसका समाधान करना है, तो हम लोग को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि इन चार पॉइंट्स को पढ़ के आपके दिमाग में एक फिगर बन रहा होगा कि बुद्धि आखिर है क्या। बुद्धि आखिर है क्या, मतलब पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता, सीखने की क्षमता बुद्धि है, और समस्या का समाधान करने की क्षमता भी क्या है? हमारी बुद्धि है, ठीक। तो इन चार पॉइंट्स को अगर आप बार बार पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बुद्धि क्या है, ठीक। आगे देखते हैं, लिखा है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक या फिर बालक को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया। क्या कहा मैंने? बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है, वातावरण है और वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया, ठीक। और ये क्वेश्चन और भी आ जाता है, बालक को प्रभावित करने वाले कारक, और ये ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों हमारे बुद्धि और बालक को दोनों को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और ये तीनों ऑप्शन दिए गए हो, तो हम लोग किस में लगाएंगे? लास्ट ऑप्शन में। किस में लगाएंगे हम लोग? लास्ट ऑप्शन में। क्या लिखा हुआ है? वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया। हम लोग लास्ट लगाएंगे क्या? वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया, ठीक है ना। और इस अंतःक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या जाना? बुद्धि है क्या, बुद्धि कब आया, और बुद्धि के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते थे, थोड़े बहुत हम लोगों ने वो जाने, ठीक।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो हम लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट है वो सबसे पहला किसने किया। तो जो हम लोग का फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो 1904 में किया गया। जो हम लोग का फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो 1904 में किया गया। और किसने किया? अल्फ्रेड बिने व थियोडोर साइमन। बिने और साइमन ने हमारा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किया 1904 में, और जिसका नाम क्या रखा? बिने साइमन टेस्ट। जिसका नाम क्या रखा? बिने साइमन टेस्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और जो हमारे बिने थे, जो हमारे अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज समझाई। कब? 1908 में। ठीक, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समझ में आए कि हमारा इंटेलिजेंस सबसे पहला किसने दिया? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया। कब दिया? 1904 ने दिया, 1904 में दिया। और इस इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम क्या था? बिने साइमन टेस्ट। बिने साइमन टेस्ट। और जो हमारे अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज भी समझाया। ठीक, कब समझाया? 1908 में, 1908 में। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है व्हेन टर्मन रिवाइज दिस टेस्ट, मतलब जब टर्मन ने इस टेस्ट का रिवीजन किया। ये जो हमारा पहला बिने साइमन टेस्ट था इसका रिवीजन किया, तब इसका नाम क्या रख दिया? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तब इसका नाम क्या रखा? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। फिर से बता रहे हैं, जब टर्मन ने बिने साइमन टेस्ट का रिवीजन किया तब इस टेस्ट का नाम बिने साइमन टेस्ट से हटा के क्या बता दिया? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। इंटेलिजेंस टेस्ट कब पहला आया हम लोग ने ये जाना, और किसने इंटेलिजेंस टेस्ट का रिवीजन किया था और क्या नाम दिया था? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, वो हम लोग ने जाना। अब इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं आईक्यू क्या है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या है। ठीक, अब देखिए जो हमारा आईक्यू है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया 1912 ईस्वी में। जो हमारा आईक्यू है इसका जो कॉन्सेप्ट है, जिसका कॉन्सेप्ट है पूरी थ्योरी का, वो किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। क्वेश्चन आता है कि हमारा आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। ठीक, हमारा आईक्यू का यानी कि बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट हमारे स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। ठीक, और एक फॉर्मूला बताया IQ इज इक्वल टू MA/CA। IQ इज इक्वल टू MA/CA यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक, MA को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल एज। ठीक, और CO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। और CA को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। इतनी बात समझ में आई। अब जो स्टर्न ने हमारा कॉन्सेप्ट दिया था IQ का, जो स्टर्न ने हमारा कॉन्सेप्ट दिया था IQ का, इसको संशोधित किया किसने? टर्मन ने, जिन्होंने अभी स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बताया था। उन्हीं ने इस कॉन्सेप्ट का संशोधन किया और एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया? बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब मेंटल एज क्या होता है? मानसिक आयु, और क्रोनिकल एज मतलब कि वास्तविक आयु। तो इस स्लाइड में हम लोग को जानने वाला क्या है, आइए वो देखते हैं। इस स्लाइड में जानने वाला ये है कि जो हमारा बुद्धि लब्धि है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने? हमारे विलियम स्टर्न ने। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? हमारे विलियम स्टर्न ने। और जो इसका फॉर्मूला है वो हमारा किसने दिया बुद्धि लब्धि का? या लुईस टर्मन ने दिया 1916 में। तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्टर्न ने दिया, और फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। तो IQ से रिलेटेड हम लोग को बस इतना जानना है कि IQ का कॉन्सेप्ट किसने समझाया और ये फॉर्मूला किसने दिया। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि के सूत्र यानी कि फॉर्मूले का यूज करने के बाद जो हम लोग की बुद्धि लब्धि आती है उससे हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक, अगर 69 से कम होगा
अगर 69 से कम होगा तो एक्सट्रीमली लो, और 70 से 79 के बीच में होगा तो वेरी लो, ठीक है। और अगर 80 से 89 के बीच में होगा तो लो एवरेज, जो हमारा बच्चे की बुद्धि का स्तर होगा वो लो एवरेज होगा। और 90 से 109 के बीच में एवरेज माना जाएगा बच्चे का जो बुद्धि लब्धि का स्तर होगा, बुद्धि का स्तर होगा, वो एवरेज माना जाएगा। 110 से 119 में हाई एवरेज का माना जाएगा, ठीक। और उसके बाद 120 से 129 वेरी हाई माना जाएगा, और 130 से अबव एक्सट्रीमली हाई माना जाएगा। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। अब ये जो हमारा 80 से 89 होगा, इस रेंज की बुद्धि लब्धि वालों को हम लोग मंद बुद्धि का बालक बोलेंगे। क्या कहा मैंने, 80 से 89 एज वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि का बालक, ठीक। अब 90 से 109 के बीच वाली बुद्धि लब्धि में हम लोग क्या बोलेंगे, ये एवरेज है। ये क्या है, एवरेज है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत हो रही है। और जीनियस हमारे कहाँ आते हैं, 140 से अबव, एक्सट्रीमली हाई 130 से अबव, और 140 से अबव क्या आ जाते हैं, जीनियस। तो हमारे चार इंपॉर्टेंट है। एक जीनियस 140 से अबव, लिख लीजिए आप, एक जीनियस 140 से अबव, एक नॉर्मल एवरेज 90 से 109 के बीच में, और तीसरा मंद बुद्धि वाले 80 से 89, मंद बुद्धि वाले 80 से 89, और एक और होते हैं ईडियट, जो क्या कहते हैं 0 से 24 के बीच में होता है, 0 से 24 के बीच में होता है। तो ये कुछ हमारी रेंजेस थी जिनको हम लोग को ध्यान रखना है। सारी नहीं ध्यान रखनी है, लेकिन कुछ ध्यान रखनी है जो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के तीन प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के तीन प्रकार हैं, एक अमूर्त बुद्धि, और एक गामक मूर्त यांत्रिक बुद्धि, एक गामक मूर्त यांत्रिक बुद्धि, और तीसरी सामाजिक बुद्धि। और तीसरी क्या है, सामाजिक बुद्धि। अब जो हमारी अमूर्त बुद्धि है उसके अंतर्गत पढ़ने लिखने से संबंधित, मतलब ये जो हमारी अमूर्त बुद्धि है ये पढ़ने लिखने से संबंधित है, ठीक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत लेखक आते हैं, डॉक्टर आते हैं, और चित्रकार आते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बुद्धि है हमारी, दूसरा बुद्धि का प्रकार है गामक मूर्त यांत्रिक बुद्धि। ये इसके अंतर्गत हमारे इंजीनियर आते हैं, इसके अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, इंजीनियर आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि के अंतर्गत हम लोग के बिजनेसमैन आते हैं और पॉलिटिशियन आते हैं। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग तीन बुद्धि के प्रकार कितने थे, तीन थे, अमूर्त बुद्धि, गामक मूर्त यांत्रिक, और सामाजिक बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं कि आगे हम लोग का क्या है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सिलसिला होता है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। बुद्धि के सिद्धांत, अब हम लोग क्या जानेंगे, बुद्धि के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि के सिद्धांत हम लोग समझते हैं। तो जो हम लोग का पहला बुद्धि का सिद्धांत है, एक कारक का सिद्धांत। पहला बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, एक कारक का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड बिने। इसके प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड बिने। इसमें इन्होंने बताया जो बुद्धि है वो अभाज्य इकाई है। इसमें इन्होंने क्या बताया, बुद्धि हमारी अभाज्य इकाई है, और सब में एक ही तरह की बुद्धि होती है, और सब में एक ही तरीके की बुद्धि होती है। क्लियर। तो पहला हमारा बुद्धि का सिद्धांत क्या था, एक कारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन थे, अल्फ्रेड बिने। और उन्होंने क्या बताया, बुद्धि हमारी अभाज्य इकाई है और सब में एक तरीके की बुद्धि पाई जाती है। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई। अब जो हमारा एक कारक सिद्धांत है, जो हमारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो एक कारक सिद्धांत समझ में आया, ठीक। आइए नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा क्या है, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। कौन है, स्पीयरमैन।
अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा दो तरीके की बुद्धि होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक। क्लियर, एक सामान्य होती है और एक विशिष्ट होती है। जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, ठीक। और जो हमारी स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि होती है वो हम लोग को पर्यावरण के थ्रू मिलती है, वो हमको पर्यावरण के थ्रू मिलती है, ठीक। क्या कहा मैंने, जो हमारे प्रतिपादक थे इसके किसके, द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के स्पीयरमैन, उन्होंने कहा बुद्धि दो तरीके की होती हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य जन्मजात होती है और विशिष्ट पर्यावरण से मिलती है। अब जनरल का जी और स्पेसिफिक का एस, इन दोनों को मिला के बन गया जीएस थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, जीएस थ्योरी दी थी इन्होंने, किसने, स्पीयरमैन ने। अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सामान्य लोगों को इंपॉर्टेंस दी। मतलब जो हमारे स्पीयरमैन थे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सामान्य लोगों को इंपॉर्टेंस दी थी। तो ये दो सिद्धांत समझ में आए। हम लोगों ने अभी समझा एक कारक सिद्धांत और दूसरा समझा द्विकारक सिद्धांत, ठीक। अब आइए आते हैं तीसरे सिद्धांत पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकारक सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकारक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, स्पीयरमैन। जो हमारा त्रिकारक का सिद्धांत है, त्रिकारक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन थे, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन अभी द्विकारक के भी सिद्धांत के थे। अब उसी का संशोधित करके उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, कौन सा, त्रिकारक सिद्धांत, ठीक। और उन्होंने बताया जो हमारी बुद्धि है वो सामान्य भी है और विशिष्ट भी है। यानी कि उन्होंने जीएस थ्योरी के साथ साथ एक नया शब्द और जोड़ दिया, सामूहिक तत्व। इतना ध्यान रखिएगा, किसने अपने सिद्धांत में सामूहिक तत्व जोड़ा, किसने जोड़ा, स्पीयरमैन ने जोड़ा, ठीक। तो त्रिकारक के सिद्धांत में क्या बताया, एक तो सामान्य होती है और एक पर्यावरण के थ्रू मिलती है और एक सामूहिक तत्व भी होता है बुद्धि में। बुद्धि में एक सामूहिक तत्व भी होता है। ये वर्ड किसने जोड़ दिया, स्पीयरमैन ने जोड़ दिया। इतना ही जानना था इसमें। फिर उसके बाद लिखा है बहुखंड, बहुकारक, परिमावादी, बालू का सिद्धांत, आणविक का सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं, मतलब जो हमारा बहुखंड का सिद्धांत है उसको बहुकारक का सिद्धांत भी कहते हैं, परिमावादी का सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, आणविक का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, थॉर्नडाइक। क्लियर, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, थॉर्नडाइक। और इन्होंने नर्वस सिस्टम पे काम किया था। और इन्होंने किस पे काम किया था, नर्वस सिस्टम पे। और इन्होंने क्या कहा था, जो बुद्धि है वो हमारी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। मतलब नर्वस सिस्टम हमारे बुद्धि को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्लियर। फिर उसके बाद पॉइंट क्या लिखा है, बुद्धि की का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, जिसे हम लोग बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम लोग बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत जान लिया है, अभी थोड़ा सा और जानना रह गया है, तो पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्या लिखा है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है वो लिखना भूल गया हूं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड, ठीक। और इन्होंने जो तीन विमाएं हैं, बुद्धि की तीन विमाएं हैं, पहली विषय वस्तु, दूसरी संक्रिया और तीसरा उत्पाद। पहली विषय वस्तु, दूसरी संक्रिया और तीसरा उत्पाद, ठीक। फिर इसके बाद आता है तल ठोस का सिद्धांत, तरल ठोस का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल। जिसके प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, पदानुक्रम एक सिद्धांत, पदानुक्रम एक सिद्धांत। अब एक पदानुक्रम एक सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक हमारे कौन है, फिलिप बर्नन, ठीक। अब लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत रह जाता है समूह तत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन। जिसके प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन। और उन्होंने इस सिद्धांत में बुद्धि को 7 भागों में समझाया। एक आंकिक क्षमता, दूसरा बताया स्मृति संबंधी क्षमता, तीसरा बताया तार्किक क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, शाब्दिक क्षमता और
प्रत्यक्षात्मक क्षमता और प्रत्यक्षात्मक क्षमता। ठीक, थर्स्टन ने 7 भागों में बुद्धि को बताया, 7 भागों में बुद्धि को समझाया, एक आंकिक क्षमता और एक तार्किक क्षमता, स्मृति संबंधी क्षमता, इसी तरीके से 7 बताई, ये आपके सामने लिखे दिख रहे हैं। अब ये हमारे सिद्धांत थे, अब ये हमारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे जिनको मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है। एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं, उनको समझते हैं और फिर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। अब जैसा कि पहली डेफिनेशन लिखी है, वेशलर के अनुसार बुद्धि को सबसे पहले व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। वेशलर ने बुद्धि को सबसे पहले व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा है, वुडवर्थ ने बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या बताया? जो बुद्धि है वो कार्य करने की एक विधि है। ठीक, ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने। फिर आती है टर्मन की। क्या लिखा है? बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। ठीक, फिर लास्ट में विनय के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। विनय के अनुसार जो बुद्धि है हमारी वो 4 शब्दों में निहित है। पहली ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, टर्मन की 2 बार डेफिनेशन लिख ली थी, इसलिए मैंने ये वाली आप लोग को नहीं बताई। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 डेफिनेशन अच्छे से समझी। आइए कुछ डेफिनेशंस और है, उनको भी देख लेते हैं। क्रूज के अनुसार बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करना है। बर्ड के अनुसार बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थिति में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। ये किसके अनुसार है? बर्ड के अनुसार। फिर लिखा है पेंटर के अनुसार। पेंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्य तक होता है। पेंटर के अनुसार जो बुद्धि का विकास होता है वो जन्म से किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। ठीक, फिर उसके बाद गाल्टन ने क्या कहा? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ये किसने कहा? हमारे गाल्टन ने कहा। ठीक, और जो हमारे बकिंघम है, उन्होंने कहा बुद्धि सिर्फ सीखने की शक्ति है। जो बुद्धि है इनके अकॉर्डिंग बुद्धि सिर्फ सीखने की शक्ति है, लेकिन गाल्टन ने क्या? पहचानने की, बुद्धि पहचानने की और सीखने की दोनों की शक्ति है। ठीक, फिर कोल ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता किस गति से विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता की किस गति से विकास हो रहा है, मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, ये क्या बताता है? बुद्धि लब्धि। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे इंटेलिजेंट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। जो बुद्धि होती है हमारी एक जन्मजात शक्ति है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? बुद्धि अमूर्त चिंतन है। जो हमारी बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? लिंग के भेद के कारण बुद्धि में अंतर दिखाई नहीं पड़ता। यानी कि या गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हम लोग का बुद्धि में भेद नहीं मिलेगा। ठीक, फिर क्या लिखा है? संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है। जो हमारा संपूर्ण वजन होता है उसका 2% भाग हमारा किसका होता है? बुद्धि का होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से लिखिएगा। फिर उसके बाद लिखा है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? हमारे बिने ने किया था। कहाँ किया था? फ्रांस ने किया था। बिने साइमन ने सबसे पहला बुद्धि टेस्ट दिया था। बिने साइमन ने क्या कहा था? सबसे पहला बुद्धि टेस्ट दिया था। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या आता है? बिने ने पहला हमारा बुद्धि परीक्षण का टेस्ट दिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर दोनों एक साथ में लिखे हैं, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, तो बिने साइमन दोनों लगा के आएंगे। और अगर हम लोग को बिने साइमन अलग अलग दिए गए हैं तो हम लोग बिने लगा के आएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए। आइए कुछ और स्टेटमेंट रह जाते हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एक और चीज़, फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ठीक, अब लिखा है हर व्यक्ति के अंदर एक ही तरीके की बुद्धि होती है। ये किसने कहा? बिने ने कही। ठीक, बुद्धि 1, 2,
तीन तत्वों में ना होकर बहियुक्त बहियुक्त होती है। यह किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? बुद्धि एक, दो या तीन तत्वों में ना होकर बहियुक्त होती है। ठीक, बुद्धि एक, दो, तीन या बहुत तत्वों में ना होकर समूह में होती है। बुद्धि समूह में होती है। ये किसने कहा? थर्स्टन ने कहा। इनकी एक फेमस बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इनकी एक बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसमें इन्होंने ये लाइन बोली है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा भी, हम लोग के एग्जाम में बुक्स के नेम भी आ जाते हैं कि ये बुक किसकी है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग हर एक बुक वाले नेम्स को कि ये बुक किसकी है उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, फिर लास्ट में लिखा है भारत में विनय साइमन संशोधन करके, भारत में विनय साइमन संशोधन करके इलाहाबाद में भारतीय बालकों के लिए परीक्षण। भारत में सबसे पहले विनय साइमन का संशोधन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ठीक, और किसने किया? डॉक्टर सोहन लाल ने किया, डॉक्टर जलोटा भाटिया ने किया और फिर डॉक्टर लज्जा शंकर ने किया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।